नमस्कार। आप सभी का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड EPC1 के अंतर्गत। EPC1 में हमको पढ़ना है श्री लाल शुक्ल द्वारा रचित राग दरबारी के अंश। राग दरबारी एक हास्य व्यंग रचना है जिसमें व्यंग के माध्यम से हमारे वर्तमान परिवेश पर बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे राग दरबारी में वो कौन कौन से व्यंग दिए गए हैं और कितने अनूठे ढंग से दिए गए हैं। चूँकि एक व्यंग रचना है तो इस वीडियो की शुरुआत हम एक व्यंग से ही कर रहे हैं जो कि इस प्रकार है। लेक्चर का मज़ा तो तब है जब सुनने वाले समझे कि वह बकवास कर रहा है और बोलने वाला भी समझे कि मैं बकवास कर रहा हूँ। लेक्चर का मज़ा तो तभी आता है। तो यह एक व्यंग होता है। आप सभी लोग शायद नहीं समझ पा रहे होंगे कि हंसी और व्यंग में अंतर क्या होता है। वो कौन सी बातें हैं जिसको हम लोग हंसी के अंतर्गत रखते हैं और वो कौन सी बातें हैं जिसको हम लोग एक व्यंग के रूप में रखते हैं। तो हंसी और व्यंग में बहुत ही ज़्यादा फर्क नहीं होता है। बस फर्क इतना ही होता है कि हंसी में हम गुदगुदा कर छोड़ देते हैं, किसी को हम हंसा कर छोड़ देते हैं, और व्यंग में ऐसी बातें कह दी जाती है कि श्रोता सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो व्यंग की यही खूबसूरती है। जैसे कि मैंने आपको सुनाया था कि लेक्चर का मज़ा तो तब है जब सुनने वाले भी समझे कि वह बकवास कर रहा है और बोलने वाला भी समझे कि मैं बकवास कर रहा हूँ। यह एक व्यंग है जिसमें आपको सोचने पर मजबूर है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आखिर इसके पीछे तार्किक कारण क्या है। तो जब हम राग दरबारी पढ़ेंगे तो ऐसे अनेकों व्यंग आपको प्राप्त होंगे जो कि श्री लाल शुक्ल के द्वारा रचित की गई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि राग दरबारी में वो क्या क्या दिया गया है। हम इस रचना को शुरू करने से पूर्व थोड़ा जानते हैं श्री लाल शुक्ल के बारे में एवं राग दरबारी के बारे में। तो ऐसा कहा जाता है कि हिंदी के विख्यात साहित्यकार श्री लाल शुक्ल की प्रसिद्ध व्यंग रचना राग दरबारी है। यदि कोई आपसे ये पूछे कि हिंदी की सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यंग रचना कौन सी है तो आप बेहिचक उसे बता सकते हैं कि राग दरबारी जो है हिंदी की सर्वश्रेष्ठ एक व्यंग रचना है। रचनाएं तो बहुत सारी है, बहुत सारे लेखकों के द्वारा लिखी गई है, लेकिन श्री लाल शुक्ल की जो रचना है राग दरबारी, जिसको एक प्रथम नॉवेल माना जाता है, प्रथम साहित्य के क्षेत्र में माना जाता है कि यह पहली रचना है जो कि पूरी तरह से व्यंग से भरी पड़ी है। राग दरबारी के लेखन का कार्य श्री लाल शुक्ल ने 1964 में शुरू किया और इसे अंतिम रूप 1967 में दिया। यानी कि इन्होंने मात्र 3 वर्षों में ही इस उपन्यास की रचना कर दी। आप देख सकते हैं कि उन्होंने 1964 में इसका रचना का कार्य आरंभ किए और मात्र 3 वर्ष 1967 ईस्वी में इन्होंने इस उपन्यास की रचना कर दी। उसके पश्चात 1968 ईस्वी में, यानी कि रचना के 1 साल बाद, राजकमल प्रकाशन ने 330 पृष्ठों में इस व्यंग रचना को प्रकाशित किया। कोई आपसे पूछे कि राग दरबारी रचना जो कब प्रकाशित हुई थी, तब कह सकते हैं 1968 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन के द्वारा 330 पृष्ठों में जो है इसकी रचना की गई थी। उसके उपरांत ठीक 1 वर्ष के बाद ही, यानी कि 1967 में इसकी रचना कंप्लीट हुई और 1 वर्ष बाद 1968 में राजकमल प्रकाशन ने 330 पृष्ठों में इसका प्रकाशन किया और प्रकाशन के 1 वर्ष के उपरांत यानी कि
1969 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। जिन्होंने जो रचना रची थी, श्रीलाल शुक्ल की जो रचना है राग दरबारी, इस पर जो है 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी का उन्हें पुरस्कार भी प्रदान किया गया। और उसके पश्चात 1986 ईस्वी में यानी कि 1986 ईस्वी में इस उपन्यास के ऊपर दूरदर्शन ने इसका नाट्य रूपांतरण किया और दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में इसे लाखों दर्शकों की सराहना भी प्राप्त हुई। समझ सकते हैं कि ये कितनी प्रसिद्ध रचना थी कि 1986 ईस्वी में दूरदर्शन ने इसके ऊपर एक नाट्य रूपांतर किया, यानी कि इस उपन्यास के ऊपर एक नाटक श्रृंखला का निर्माण किया, जिसके पश्चात इसकी प्रसिद्धि और बढ़ गई और लाखों दर्शकों के द्वारा इसे सराहा गया, लाखों दर्शकों के द्वारा इसे देखा गया। तो हम शुरू करते हैं राग दरबारी। राग दरबारी एक व्यंग कथा नहीं है। हम छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं कि एक व्यंग कथा है, लेकिन राग दरबारी को आप एक व्यंग कथा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि श्रीलाल शुक्ल के शब्दों में श्रीलाल शुक्ल कहते हैं कि राग दरबारी एक व्यंग कथा नहीं है, बल्कि इसका संबंध तो एक बहुत बड़े नगर से कुछ दूर बसे गांव शिवपालगंज की जिंदगी से है। जब हम राग दरबारी पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें प्राप्त होता है इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है, तो एक छोटा सा गांव है जो कि शहर से एकदम सटा हुआ है, बहुत बड़े नगर से कुछ दूर है, जिसका नाम है शिवपालगंज। शिवपालगंज से ही यह कहानी हमारी शुरू होती है, जो वर्षों की प्रगति और विकास के नारों के बावजूद निहित स्वार्थों और अनेक अवांछनीय तथ्यों के सामने घिसट रही है। शिवपालगंज की ज़िंदगी कैसी है? आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी, इतने विकास के नारे हुए, इतने सब चीज़ काम हुआ, उसके बाद भी वहाँ पर ऐसे अनेक अवांछनीय तत्व हैं जिनके सामने उसकी ज़िंदगी घसीट रही है, घिसट रही है ज़िंदगी उसकी। यह उसी ज़िंदगी का दस्तावेज है। राग दरबारी क्या है? एक व्यंग कथा नहीं है, बल्कि ये शिवपालगंज की उस ज़िंदगी की कहानी है जो इस विकास के नारों के बावजूद भी वो क्या है, गांव के राजनीति से वो घिसट रही है, उसी चक्कर में पड़ी है, वहाँ पर कोई भी विकास अभी तक नहीं हुआ है। या उसी ज़िंदगी का एक दस्तावेज आप कह सकते हैं। आप इसको बोल सकते हैं शिवपालगंज की ज़िंदगी का एक दस्तावेज है राग दरबारी। राग दरबारी एक ऐसा उपन्यास है जो गांव की कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता और निर्मलता से अनावृत करता है। शुरू से लेकर अंत तक इसमें अनेक स्वदेशीय व्यंग के साथ लिखा गया हिंदी का यह एक पहला उपन्यास है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो राग दरबारी रचना जो है, इसको हिंदी का एक पहला उपन्यास माना गया है, जो कि एक कथा के माध्यम से भारतीय जीवन की मूल्यहीनता, सहजता और निर्मलता को अनावृत करता है, यानी कि प्रस्तुत करता है। जब हम इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो शुरू से अंत तक हमें बहुत सारे व्यंग प्राप्त होते हैं, जो कि एक बहुत ही स्वदेशीयपूर्ण तरीके से लिखा गया है। एक हिंदी का पहला उपन्यास इसको माना गया है। इस उपन्यास की भाषा ही कहानी की जान है। इस उपन्यास में जिस तरह भाषा का प्रयोग किया गया है, यही इसकी जान है। ग्रामीण तथा शहरी परिवेश का इतना अनोखा वर्णन शायद ही कहीं देखने को हमें प्राप्त होता है। गांव और शहर का जो वर्णन इसमें किया गया है, इतने सटीक ढंग से वर्णन किया गया है कि शायद ही किसी आपको और उपन्यास में ऐसे प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। यहाँ हम राग दरबारी के कुछ अंश को लेते हैं जो कि श्रीलाल शुक्ल के शब्दों में लिखा गया है। श्रीलाल शुक्ल कैसे इसकी रचना करते हैं, चलिए हम देखते हैं। शहर का किनारा उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता था।
शहर के जो किनारे होते हैं, आप देखे होंगे जहाँ शहर ख़त्म होता है उसके बाद से गांवों की शुरुआत हो जाती है। तो भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता था। ये श्रीलाल का शब्द है। वहीं पर एक ट्रक खड़ा था जिसे देखते ही यह यकीन हो जाता था कि इसका जन्म सड़कों के साथ जुल्म यानी कि फोर्सिंग करने के लिए ही हुआ है। आप उपन्यास में देख पा रहे हैं कि श्रीलाल शुक्ल ने कैसे शब्दों का चयन किया है कि शहर का किनारा उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता था। वहीं पर एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यह यकीन हो जाता था कि इसका जन्म केवल सड़कों के साथ जुल्म करने के लिए, फोर्सिंग करने के लिए ही हुआ है, जैसा कि सत्य के साथ होता है। सड़क के एक ओर पेट्रोल स्टेशन था, दूसरी ओर छपरों, लकड़ी और टीन के सरे टुकड़े और स्थानीय क्षमता के अनुसार निकलने वाले कबाड़ से खड़ी की हुई दुकानें थीं। पहली निगाह में ही मालूम हो जाता था कि दुकानों की गिनती नहीं हो सकती। प्रायः सभी दुकानों में जनता का एक मनपसंद पेय मिलता था, जिसे वहाँ धूल, मिट्टी के कण के साथ कई बार इस्तेमाल की हुई पत्ती और खौलते हुए पानी इत्यादि के साथ बनाया जाता था। आप समझ सकते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है कि जनता का एक मनपसंद पेय पदार्थ वहाँ मिलता था, जिसको बनाया किया जाता था खौलते हुए पानी, धूल मिट्टी के कण, कई बार इस्तेमाल की हुई पत्ती को मिला करके बनाया जाता था। उन दुकानों में मिठाइयाँ भी थी जो दिन रात आंधी, पानी और मक्खी मच्छरों के हमलों का बहादुरी के साथ मुकाबला करती थी। जब आप किसी दुकान में जाते हैं देखते होंगे कैसे ट्रे पर मिठाइयाँ रखी रहती है और उस मिठाई पर बहुत सारे मक्खी मच्छर, धूल, आंधी के कण पड़े रहते हैं। तो मिठाई क्या करती है, बहुत ही बहादुरी के साथ उन सभी का मुकाबला करती है। जैसा कि श्रीलाल शुक्ल जी ने यहाँ कहा है कि उन दुकानों में मिठाइयाँ भी थी जो दिन रात आंधी, पानी और मक्खी मच्छरों का बहादुरी के साथ मुकाबला करती थी। वे हमारे देसी कारीगरों और हस्तकौशल और उनकी वैज्ञानिक दक्षता का सबूत देती थी। वे बताते थे कि हमें एक अच्छा रेजर ब्लेड बनाने का नुस्खा भले ही ना मालूम हो, पर कूड़े को स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों में बदलने की तरकीब सारी दुनिया में केवल हम ही को ही आती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि श्रीलाल शुक्ल ने कैसे भाषा के माध्यम से व्यवस्था पर व्यंग किया है। राग दरबारी में लेखक ने शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में लिखा है, एजुकेशन को उन्होंने लिखा है कि आज की शिक्षा व्यवस्था सड़क पर सोए कुत्ते की तरह है, जिसे कोई भी कहीं भी लात मार सकता है। यह उपन्यास की चंद लाइनें नहीं है, बल्कि आज की ध्वस्त विध्वंस सरकारी शिक्षा व्यवस्था का दस्तावेज है। यह उपन्यास कई साल पहले लिखी गई थी, लेकिन शायद लेखक ने उस समय में ही भविष्य को भांप लिया था। चूँकि ये रचना तो इसकी बहुत पहले की गई थी, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। इसकी रचना जो है 1967 इसमें पूरी हुई और 1968 में राजकमल प्रकाशन के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। उस समय ये रचना रची गई थी और उस समय ही ऐसे बातें लिखी गई थी कि आज की शिक्षा व्यवस्था जो है सड़क पर सोए उस कुत्ते की तरह होती है, जिसे जिसको जिसकी मर्जी चाहे वो उसको लात पैर मार सकता है। वैसी हमारी शिक्षा व्यवस्था हो गई है कि जिसको चाहे ये इसको लात मारते रहता है। तो इसलिए कहा गया है कि लेखक उस समय ही भविष्य को देख लेते हैं। यदि हम आज की शिक्षा व्यवस्था बात करें
तो ये हमें स्पष्ट देखने को प्राप्त होता है। लेकिन उसी तरह लेखक ने भारतीय रेलवे पर इन शब्दों के माध्यम से प्रहार किया है। क्योंकि यह व्यंग रचना है तो इन्होंने हर एक चीज़ पर व्यंग किया है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो या चाहे वो हमारा भारतीय रेल हो। तो भारतीय रेल पर उन्होंने प्रहार इस ढंग से किया है कि आज रेलवे ने उसे धोखा दिया था। स्थानीय पैसेंजर ट्रेन को रोज की तरह 2 घंटा लेट समझकर वह घर से चला, लेकिन ट्रेन आज केवल सिर्फ 1.5 घंटा लेट होकर चल दी। भारतीय रेल जो है पैसेंजर ट्रेन वो रोज 2 घंटा लेट होकर चलती थी। तो जो उस कहानी का पात्र है वो अपने घर से चलता है उसको 2 घंटा लेट समझकर, लेकिन जैसे स्टेशन पहुंचता है तो मालूम चलता है कि ट्रेन जो है वो 1.5 घंटा लेट होकर की वो चल दी है। तो कहीं कहीं यदि हम उपन्यास पढ़ेंगे तो कहीं कहीं उपन्यास के किरदार हमें नाटकीय लगते हैं, लेकिन कहानी की भाषा और व्यवस्था पर व्यंग नहीं से कालजयी उपन्यास यानी कि क्लासिक उपन्यास में तब्दील कर दिया है। इस उपन्यास को हम बोल सकते हैं कि एक कालजयी उपन्यास है। बीएड प्रथम वर्ष के यदि हम प्रीवियस क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राग दरबारी को एक कालजयी उपन्यास क्यों कहा जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि इसे कालजयी क्यों कहा गया, क्योंकि उन्होंने एक व्यवस्था पर व्यंग किया है। जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही है उन सभी पर उन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से नाटकीय रूप से उन्होंने इस पर व्यंग किया, इसीलिए इसको हम एक कालजयी उपन्यास के तौर पर देखते हैं। इस वीडियो में हम राग दरबारी के अंश को देख रहे थे। इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में बीएड प्रथम वर्ष के बाकी यूनिट को लेकर आएंगे। धन्यवाद।